हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बीटा पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों हम लोग कर रहे थे 700 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भूगोल का। आप सभी को पता है दोस्तों, महासंग्राम शुरू हो गया है आपके पेट के एग्जाम को देखते हुए। साथ ही साथ दोस्तों ये सारे जो MCQ है ना, ये 20 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये स्टैटिक जीके है और यही प्रश्न आपके पेट में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप दोस्तों अच्छी तरीके से इसे पढ़ के जाइए और ये सारे एग्जाम में यही प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, हम लोगों ने दोस्तों 200 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आज हम 201 से लेके 300 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आएगी तो सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें दोस्तों। पहला प्रश्न है कि डेल्टा का नामकरण करता किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये हेरोडोटस को माना जाता है। सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों सदाबहार वर्षावन ब्राजील में पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों कि सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो दोस्तों सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? तो दोस्तों सामान्यतः डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार आकार की होती है, इस तरीके से होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला है कि कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों यह है मिसिसिपी नदी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर के जैसा है? तो ये है दोस्तों मिसिसिपी नदी का। अगला है कि गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो दोस्तों गंगा नदी का डेल्टा है ना, वो चापाकार का है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थाकृति की रचना होती है? तो दोस्तों वो होती है डेल्टा की रचना होती है। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ये है हनोई। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? आइसोहेल रेखाओं के द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो दोस्तों समान धूप को प्रदर्शित किया जाता है। अगला है कि मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो कहलाती हैं। तो दोस्तों मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो वे क्या कहलाती हैं? वे कहलाती हैं दोस्तों समदाब रेखाएं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भू आवेष्टित देश है? तो दोस्तों निम्न में से जो युगांडा है ना दोस्तों, ये भू आवेष्टित देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्थल रुद्ध देश है? तो दोस्तों स्थल रुद्ध देश कौन सा है? ये तजाकिस्तान है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है। तो दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन है? थाईलैंड है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो दोस्तों निम्न में से गैबोन जो है ना दोस्तों, ये एक स्थल रुद्ध देश है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश नहीं है? स्थल रुद्ध देश कौन सा नहीं है दोस्तों? म्यांमार नहीं है। निम्न देशों में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश स्थल रुद्ध है? तो पूछा गया है निम्न देशों में कौन एक स्थल रुद्ध है? तो दोस्तों इसमें स्थल रुद्ध कौन है? पेरू है। तो दोस्तों ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं और कंफ्यूजन टाइप के प्रश्न हैं, इसीलिए पूछे जाते हैं। अगला है 218 नंबर कि मस्सावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो दोस्तों मस्सावा बंदरगाह इरिट्रिया में स्थित है। अफ्रीका के रोम सागरी तट पर कौन सा बंदरगाह है? अफ्रीका के रोम सागरी तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो दोस्तों ये सिकंदरिया बंदरगाह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हम जो कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है।
कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों रॉटरडम जो है ना ये बंदरगाह है, इसे हम यूरोपोर्ट के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है? तो दोस्तों 5 सागरों का पत्तन किसे कहा जाता है? मॉस्को को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है? तो दोस्तों रॉटरडम जो है ना ये नीदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन टोक्यो का बंदरगाह है? तो दोस्तों टोक्यो का बंदरगाह योकोहामा है। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो दोस्तों केवल उत्तरी गोलार्ध में किस प्रकार के वनों का विस्तार है ये पूछा गया है। तो हम आपको बता दें केवल उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों राइट आंसर जाता है समशीतोष्ण कोणधारी वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे जाना जाता है टैगा के नाम से। अगला प्रश्न है कि शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो दोस्तों ये है शीशम से संबंधित है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगला है कि किस क्षेत्र को चारागाह का वेल्ड कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका को। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास भूमि जो है ना ये लानोज है। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी हमें 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाइए तो इसी तरीके का हम क्यूज लेके आए आपके लिए लाइव। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? तो दोस्तों ये राइट आंसर है वेल्ड। अगला प्रश्न है कि कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों कनाडा के मध्य में जो अक्षांशीय घास के मैदान है ना उन्हें हम कहते हैं दोस्तों प्रेयरी कहते हैं। किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है मुख्यतः गर्मी के अंत में? तो दोस्तों वो होती है मानसूनी प्रदेशों में। अगला है किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? तो दोस्तों विकास का प्रदेश मानसूनी प्रदेशों को कहा जाता है। अगला है कि रोपड़ कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? रोपड़ का जो कृषि है दोस्तों ये विषुवतीय प्रदेशों में की जाती है। अगला है कि मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार है। तो दोस्तों जो मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासी हैं ना उनके जीवन का मूल आधार क्या है? कृषि है। अगले प्रश्न की बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न है इम्पोर्टेंट है कि किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? तो दोस्तों ये टुंड्रा प्रदेश में गर्मियों की समय में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है टुंड्रा प्रदेश को। अगला है कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? तो दोस्तों ये कौन रहता है? ये रहता है ऑप्शन नंबर सी टुंड्रा प्रदेश। अगला प्रश्न है कि पेंगुइन पक्षी, दोस्तों यहाँ पेंगुइन होगा, पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेशों में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? तो दोस्तों फलों के उत्पादन को हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं हार्टिकल्चर। क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर। अगला प्रश्न है कि बागानी कृषि व्यापक है। बागानी कृषि जो व्यापक है दोस्तों ये कैलिफोर्निया में है। अगला प्रश्न है
कि कूजबास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों कूजबास कोयला क्षेत्र जो है ना ये रूस में स्थित है। अगला है कि रूस बेसिन कोयला उत्पादन क्षेत्र किस देश में स्थित है। रूस बेसिन कोयला उत्पादन क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो दोस्तों यह है जर्मनी में स्थित है। ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था। तो ढाका प्राचीन काल में दोस्तों मलमल के लिए प्रसिद्ध था। अगला है ब्यूनस आयर्स निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ब्यूनस आयर्स निम्न में से डेयरी पदार्थ व मांस के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सर्वाधिक औद्योगिकीकृत देश है। सबसे ज्यादा औद्योगिकीकृत देश कौन सा है दोस्तों, सिंगापुर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है। तो दोस्तों सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी कौन है, राइन नदी है आंतरिक जल यातायात के लिए। अगला प्रश्न है कि दोस्तों निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आंतरिक विकास किसमें हुआ, यूरोप महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का विकास हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है। तो दोस्तों शुक्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है। ये भी आपको पता है दोस्तों शुक्र है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। तो दोस्तों सौंदर्य का देवता शुक्र को ही कहा जाता है। सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शुक्र है। तो शुक्र से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अगला है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। तो सूर्य से परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर कब होती है दोस्तों, जुलाई के महीने में होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच के मध्य की सूर्य और पृथ्वी के मध्य की अधिकतम दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी दोस्तों 4 जुलाई को होती है। अगला प्रश्न है सूर्य और पृथ्वी की मध्य न्यूनतम दूरी होती है। तो दोस्तों न्यूनतम दूरी कब होती है, 3 जनवरी को होती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता है घूर्णन कहते हैं। अगला है दोस्तों इंपॉर्टेंट है 259 नंबर है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। सबसे ज़्यादा दूरी किसके दौरान होती है दोस्तों, अपसौर के दौरान होती है। अगला है कि निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। तो दोस्तों सबसे पहले पृथ्वी गोल है किसने बताया है, अरिस्टोटल ने बताया था, अरिस्टोटल ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी की धुरी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है दोस्तों, ये आपको पता है पृथ्वी की धुरी क्या होती है, झुकी हुई है। अगला है कि किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो दोस्तों ये है मंगल ग्रह। अभी हाल ही में मंगल ग्रह पे हम लोग गए थे, हम लोग नहीं रॉकेट गया था। अगला प्रश्न है कि दोस्तों सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए दोस्तों निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है। सबसे ज़्यादा सूर्य की परिक्रमा करने में कौन समय लेता है दोस्तों, बृहस्पति। तो दोस्तों मिशन मंगल पे के लिए एक भेजा गया था रॉकेट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। सबसे समीप कौन सा तारा है दोस्तों, तो सूर्य एक तारा है और पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है। तो दोस्तों शनि ग्रह के चारों ओर क्या है, वलय है। अगला प्रश्न है कि शनि ग्रह कितने उपग्रह हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जाता है शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो दोस्तों 61 है। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है, ये भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं बार बार। वलयों की संख्या कितनी है दोस्तों, 10 वलय है।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्रह को चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो दोस्तों शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने की थी? तो दोस्तों हर्शेल ने किया था यूरेनस की खोज। अगला प्रश्न है दोस्तों 70 नंबर है कि कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? सबसे ज्यादा गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है दोस्तों? यह है यूरेनस। अगला है यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? बार बार पूछा जा रहा है ये प्रश्न दोस्तों, तो इसके हैं 27 उपग्रह। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है? सबसे बाहरी ग्रह पूछा गया है, कौन है? तो दोस्तों ये नेपच्यून है। नेपच्यून है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? किसे हम रात की रानी कहते हैं? कौन से खगोलीय पिंड को? ये पूछा गया है। तो दोस्तों चंद्रमा को कहा जाता है। अगला है कि शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये चंद्रमा पर स्थित है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पे है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट है ये है दोस्तों चंद्रमा पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एसएससी के लिए। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो दोस्तों ये वरुण ग्रह है, हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह की सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह चंद्र है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका राइट आंसर है दोस्तों बी। अगला है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है दोस्तों? ये होता है 22 दिसंबर को। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है दोस्तों? ये है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। अगला है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। तो दोस्तों पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला जो चुंबकीय पदार्थ है ना, उसका नाम है निकेल। क्या नाम है दोस्तों? निकेल है। अगला प्रश्न है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है दोस्तों कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों इसे हम जानते हैं गोरो के नाम से जानते हैं। अगला है कि वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है वो क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो दोस्तों ये प्रश्न होना चाहिए किस स्थान से प्रमाणिक समय लिया जाता है? तो दोस्तों वो नैनी से लिया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो दोस्तों प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में आग्नेय चट्टान को रखा जाता है। अगला है कि पृथ्वी के द्रव पदार्थों में घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं? तो दोस्तों वो कहते हैं आग्नेय सेल के चट्टानों को। अगला प्रश्न है कि जो पठार चारों ओर पर्वतमालाओं के द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वो कहलाते हैं अंतरा पर्वतीय पठार कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों ये अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? तो दोस्तों पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है पूछा गया है। तो ये प्राचीन अस्तंतरी चट्टानों में पाया जाता है, संतरित चट्टानों में पाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो दोस्तों परतदार चट्टान क्वार्टजाइट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो दोस्तों रूपांतरित चट्टान है नीस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? तो दोस्तों कायांतरित सेल कौन है? संगमरमर है। अंतरसागरीय भूकंपों के द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें सुनामी कहा जाता है, सुनामी बोलते हैं दोस्तों।
सुनामी किस भाषा का शब्द है दोस्तों? सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ये जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो दोस्तों एल्मिस्टी ज्वालामुखी ना पेरू देश में है। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? ये प्रश्न है। तो दोस्तों ये हुआ था 30 मिलियन पूर्व में हुआ था। अगला है कि पोर्टवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों पोर्टवार पठार जो है पाकिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? तो दोस्तों ठंडी स्थानीय पवन की बात करें तो फ्राइजेम नहीं है, फ्राइजेम नहीं है। अगला है कि विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों कुल 7 महाद्वीप है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्विज के साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है जो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं और दोस्तों आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।